फटाफट जुड़ जाइए सब लोग। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, बी कंसंट्रेट टॉपिक्स। टुडेज आवर टॉपिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द गांधी इरविन पैक्ट। समझे? कल इसके पहले का वीडियो हमने बना के इसको सेंड भी किया है। 3 पार्ट्स में गए, तीनों पार्ट्स आप अच्छे से समझिएगा। चैप्टर एक एक पॉइंट सब समझ में आएगा, और एक एक पॉइंट ऐसे आप जो है अंडरलाइन कर करके और नोट्स बनाइए, डेट डेट लिखिए, और मल्टीपल चॉइस आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। ओके, अब इस रूम में आ गए, यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी किसी की, तो बुक देखते रहिएगा। इन नवंबर 1930 द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंस इन लंदन। बताया था हमने कि जब गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी, 11 डिमांड को 11 मांगे इरविन के सामने, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। फिलहाल उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बात नहीं बनी, तो गांधी जी 12 मार्च को सत्याग्रह शुरू कर दिए। नमक आंदोलन सिविल मूवमेंट के नाम से जाना गया, जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी अपना काफी रोल अदा किया उसमें। इसके बाद गांधी और इरविन के बीच में समझौता की बात आई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल मेज सम्मेलन। राउंड टेबल मीन्स होता है गोल मेज, जैसे गोल राउंड टेबल आमने सामने बैठ करके, वो भी यहाँ नहीं लंदन में। नवंबर 1930 में कांग्रेस बाइकॉटेड द कॉन्फ्रेंस। फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने बाइकॉट किया, बहिष्कार किया। नो डिसीजन कुड बी टेकन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द कांग्रेस। नो डिसीजन कुड बी टेकन, बात ये हुई कि वहाँ पे अगर कांग्रेस का मेंबर नहीं है तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब्सेंस ऑफ कांग्रेस मतलब बिना कांग्रेस के कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। अगला पॉइंट आप देखेंगे, इन अर्ली 1931 वायसरॉय इरविन एंड गांधी जी साइन अ पैक्ट दैट केम टू बी नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट। अर्ली 1931 मीन्स जनवरी में 1931 गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट पर साइन हुआ, एक समझौते पर, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। According to this pact, number 1, Congress agreed to withdraw the civil disobedience movement and attend the second round table conference। फिलहाल पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो असफल नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया कि अगर कांग्रेस के मेंबर नहीं है, बिना उसके कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। बाद में फिर दबाव पड़ा, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, और उसमें कांग्रेस सहमत हुई कि हम मूवमेंट को ड्रॉबैक करते हैं, वापस लेते हैं, और सेकेंड राउंड टेबल अटेंड। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस टू रिलीज ऑल इंडियन प्रिजनर अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स एंड रिमूव टैक्स ऑन सॉल्ट। फिलहाल इसमें उन्होंने वादा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन्हें हम रिलीज कर देंगे और साल्ट पर जो टैक्स है उसको वापस कर लेंगे। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हाउएवर नो एग्रीमेंट ऑन इंडिपेंडेंस कुड बी रीच। फिलहाल उस राउंड टेबल मतलब गोल मेज सम्मेलन में भी आज़ादी के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं बन सका। गांधी जी अनाउंस द रिवाइवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और
पुनः गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए आह्वान किया, दोबारा वो शुरू करेंगे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन 1932 और फिलहाल 1930 में नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। 31 में कॉल बैक हो गया, वापस ले लिया गया, पुनः 31 के उस लास्ट में स्टार्ट कर दिया गया, गांधी जी के नेतृत्व में पुनः शुरू किया, लेकिन उसमें मेजॉरिटी नहीं हुई, सपोर्ट नहीं हुआ लोगों का, क्योंकि पहली बार लोग बड़े आशा के साथ जुड़े थे और जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो लोगों ने उसमें साथ देना उचित नहीं समझा। थर्ड राउंड टेबल अंडरलाइन आप जरूर करेंगे हर पॉइंट को बेटा, बिल्कुल अंडरलाइन करके पढ़ना ही मस्ट है। अच्छे से सिस्टम है जिसमें आप एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक में आए, चाहे ट्रू फॉल्स में हो या क्वेश्चन में बने, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप मल्टीपल चॉइस खुद निकालिए, जितने निकाल सकते हैं खुद बनाइए। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन ये फेल हुआ क्योंकि कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन, कांग्रेस इसमें हिस्सेदारी नहीं ली। कांग्रेस सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन मई 1930 और इस तरह से पुनः कांग्रेस 1933 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया एंड फाइनली विड्रॉ इट इन 1934 और अंततः इसको 1934 में वापस ले लिया। अब आ गया अप्रोचिंग द एंड ऑफ द राज। ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया गया, अप्रोचिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तीसरी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गया 1935 में। In 1935, the British passed the Government of India Act, which articulated the following goals. क्या थे उसके एम? नंबर 1, establishing a federation in India. इंडिया में एक फेडरेशन मतलब होता संघ, यूनियन ऑफ स्टेट इन विच मेंबर स्टेट रिटेन कंट्रोल ओवर इंटरनल मैटर्स बट सरेंडर देयर कंट्रोल ओवर द मैटर्स दैट कंसर्न द एंटायर फेडरेशन सच एज रेलवे एंड डिफेंस। आज भी रेलवे और डिफेंस जो है हमारा यूनियन सब्जेक्ट है, ये केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। रेलवे और रक्षा और विदेश मंत्रालय, ये सब तीन तरह का डिपार्टमेंट की भागीदारी है। जैसे उसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक कांग्रेस लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट होती है। कांग्रेस लिस्ट में दोनों का होता है, स्टेट और यूनियन। स्टेट लिस्ट स्टेट के में होती है और यूनियन लिस्ट केवल सेंटर में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेडरलिज्म की बात आई, संघीय ढांचा। अचीविंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, राज्य, ऑटोनॉमी, अप्रूविंग अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड इन सम प्रोविंसेस। बाईकैमरल का मतलब होता है, आपको पढ़ाया गया है, सदन जिसमें उच्च सदन और लोअर सदन। मीन्स जैसे स्टेट में बाईकैमरल स्टेट इंडिया में कुल मिला के 7 स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म हो गया स्टेट का, जिसमें विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलसी और एमएलए की दोनों की सीटें जहां पर हैं उनको हम बाईकैमरल बोलते हैं। और जहां पर एक ही है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, उसे हम यूनिकैमरल बोलते हैं। तो सेंट्रल में भी एक तरह से बाईकैमरल हम कह सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा। प्रपोजिंग द सेटिंग ऑफ अ फेडरल कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक फेडरल, एक संघीय न्यायालय की बात उसमें किया गया, जो कि राज्य और सेंटर के बीच में आपसी मतभेदों या उनके बीच जो डिस्प्यूट है उसको निपटाने के लिए। हाउएवर द एक्ट डिड नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिलहाल ये जो एक्ट बन के आया किसी भी तरह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका भारतीय नेशनल आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में।
The Congress, while rejecting the act, decided to participate in the upcoming election. कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया और आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया। फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1937, राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में द इलेक्शन केम विद द थम्पिंग विक्ट्री फॉर द कांग्रेस। इलेक्शन आया, इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस की कई राज्यों में विजय हुई बहुमत के साथ। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। और उसी समय जो है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, शुरू हो गया। जर्मनी पूरा उसका कारण बना। हिटलर उस समय था वहाँ का तानाशाह जो शासक। Many Congress leaders offered to support the British war effort in return for independence। फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह ब्रिटिश लोग भारतीयों को अपने विश्वास में लेकर के आप हमारी सहायता करिए और हम आपको आज़ाद। वैसे ही इस बार भी कई कांग्रेस लीडर जो है इस सपोर्ट में थे कि हम इनका मदद करें और हमको ये आज़ाद करेंगे। When it became clear that the British would not agree to this, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश इस चीज से सहमत नहीं है, द कांग्रेस मिनिस्टर्स या मिनिस्टरीज रिजाइन। तो जो प्रोविंशियल स्टेट है, प्रोविंशियल स्टेट में जो सरकार की भागीदारी थी कांग्रेस की, जो मंत्री पद और तमाम लोगों ने अपने पदों से रिजाइन दे दिया। प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एजिटेशन वाज लॉन्च ऑल ओवर द कंट्री। इन अक्टूबर 1940 महात्मा गांधी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। एंड विनोबा भावे बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू पार्टिसिपेट। और उसमें शामिल होने वाले विनोबा भावे उनके शिष्य थे और ये हिंदी लेखक भी हैं जो भूदान यज्ञ शुरू किया था उन्होंने। गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन देने के लिए और सब तमाम अभियान चलाया था। वो पहले व्यक्ति इसमें शामिल हुए। विदिन अ शॉर्ट पीरियड अबाउट 25,000 सत्याग्रहीज वर इम्प्रिजन। और थोड़े ही समय में देखते देखते 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को जेल में बंद कर दिया गया। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ऑन 8 अगस्त, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑन 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट इन बॉम्बे सेशन। आप याद कर लीजिए इसको, बॉम्बे में ऑल इंडिया कमेटी, संपूर्ण भारत कांग्रेस कमेटी, समिति कह सकते हो, पूरे मतलब वर्ल्ड भारत के जो है कांग्रेस के सदस्य मुंबई में एक मीटिंग हुई, पास द हिस्टोरिक, और एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू कराया। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अंडर दिस क्या हुआ इसमें? A mass struggle on the widest possible scale was proposed under the leadership of महात्मा गांधी। मास स्ट्रगल मतलब एक जन समूह, जन आंदोलन जिसको कह सकते हो, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हों। वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल, जितना संभव हो सकता था उस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गांधी जी गेव हिज मंत्रा, उन्होंने जो लोगों को मंत्र दिया, एक तरह से स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। एंड आस्क्ड द ब्रिटेन टू क्विट एंड लीव इंडिया टू इंडियंस। क्या कहा? ब्रिटिश से कहा कि क्विट मतलब छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, लीव इंडिया भारतीयों को, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, मतलब इंडियंस, लीव इंडिया फॉर इंडियंस या टू इंडियंस, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो। देयर वेयर कंट्री वाइड स्ट्राइक्स, पूरे देश में नेशन वाइड स्ट्राइक, हड़ताल एंड प्रोसेशन, विरोध प्रदर्शन हुआ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ। द रेलवे लाइंस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड लॉ कोर्ट वर ऑल अफेक्टेड, सब चीजें अफेक्ट हुई। जो काम करने वाले लोग थे सब लोग सत्याग्रह में आ गए। On 9 August 1942, Gandhi ji and all other members of the Congress Working Committee were arrested, सबको अरेस्ट कर लिया गया। By the end 1943, अंडरलाइन करते रहिएगा समझने के लिए, हाईलाइटेड, और नोट करिएगा, ओवर 90,000 people had been arrested, बताइए, and around
1000 वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। 1943 के अंत तक 90,000 लोग, लगभग लाखों लोग जेल में अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और हजारों से अधिक लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। द क्विट इंडिया मूवमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द डेप्थ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन द कंट्री। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, एक तरह से लोगों के अंदर एक आंतरिक, एक गहराई से जो है राष्ट्र की भावना को जगाया था। लोग पूरे जोश के साथ, द कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल एंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस अमंग द इंडियंस पीपुल। बताइए, यही चीज पहले हुआ होता जो हमारे रिवोल्यूशनरीज कर रहे थे, तो कब का इंडिया आजाद हो गया होता। अगर सबने साथ दिया होता, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का और सबका, तो ये अंग्रेज कब का भाग गए होते, लेकिन नहीं। लास्ट में वही हुआ। इट वॉज नाउ क्लियर दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर, अब ये क्लियर था कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू एन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अराउंड द कॉर्नर। मतलब कि भारतीयों को सत्ता सौंपना, भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपना बिल्कुल अब कॉर्नर, मतलब एकदम एंड पे पहुंच चुका था। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे। हाँ, हेलो हेलो बेटा, पढ़ रहे हो ना सही से, सब समझ में आ रहा है? ओके। और सिलेबस ठीक है, जो भी बोलोगे तो सिलेबस रिवाइज करा देंगे। आंसर भेज दो मेरे पास, तुमने कहा तुम लोगों से पीडीएफ भेज दो, ग्रुप में भेज दो, वैसे सबने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार भेज दो, मैच कर ले सब लोग। वो तो पहले ही उसका तो आंसर हो ही गया है पहले, इधर वाले चैप्टरों का। ये तो 6, 7, 6, 7 ये तो हमने पहले ही करा दिया था एग्जाम के बाद तुरंत। अरे हिस्ट्री में 6, 7, जियोग्राफी में 6, 7 और सिविक्स में चैप्टर 4, ये सब तो पहले ही पढ़ाया था। क्या क्या आएगा? हाँ, फुट मतलब वही, मतलब जो हाफ ईयरली में 4 चैप्टर आए थे, उसके बाद हाफ ईयरली के बाद वाले 2 चैप्टर, 2 चैप्टर उसमें और 5वां इसमें हमने लिख लिख के भेजा है, 2-2 3-3 बार। तो आप अच्छे से तैयारी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, शॉर्ट आंसर, ऐसे पढ़िएगा अंदर से। बुक बुक देखिए, बुक अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। और अंडरलाइन क्यों हम बोल रहे हैं बार बार, जितना अंडरलाइन करेंगे उतनी चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। पुनः हम वापस आ रहे हैं वहां छोड़ करके कि अब तो ये आज़ादी समझ लीजिए लगभग मिल ही गई, क्योंकि लास्ट इवेंट्स था ये भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें उनकी नींवें हिल गई, जान गए ब्रिटिश लोग कि अब ज़्यादा समय नहीं चलेगा और इनको सत्ता हस्तांतरण करना पड़ेगा। तो प्रपोजल लगभग तैयार हो गया था, इसीलिए लास्ट वायसराय जो बन के आए थे विलियम बेंटिक, वो जो है माउंटबेटन, उनको यही सब बता के दिया ही गया था, लेकिन वही भारत बंटवारा उसमें हुआ। तो पुनः हम आते हैं 1920-30 के बीच में जो क्रांतिकारी आंदोलन था। इन द 1920s एंड 1930s न्यू रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वर सेटअप एंड देयर वेयर सेवरल इंसिडेंसेस ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस अराउंड द कंट्री। ये जो एक दशक की बात है, 10 साल, इसमें नए क्रांतिकारी संगठन बने और उन लोगों ने कई घटनाएं ऐसे की जिसमें सशस्त्र जो है आर्म रेजिस्टेंस, हथियार से विरोध किया गया, जो अहिंसा के खिलाफ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अंडरलाइन करते रहेगा, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बक्टेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, सूरसेन एंड प्रीतिलाता वेडेदार एंड कल्पना दत्त were some of the prominent revolutionaries of this period. राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी were arrested and tried for the काकोरी कॉन्स्पेरेसी। काकोरी कांड, काकोरी लखनऊ के आगे जो है रेलवे स्टेशन है, जब कलकत्ता से
मालगाड़ी के थ्रू ब्रिटिश का माल मतलब धन आ रहा था, पैसा आ रहा था, इन लोगों ने उसको लूटने का प्रयास किया। और काकोरी लूट कांड के नाम से आज भी वो फेमस है हमारे हिस्ट्री में, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एंड सेंटेंस टू डेथ। इसमें इन लोगों का नाम आया और इनके खिलाफ मुकदमा चला, अरेस्ट किया गया और इन पे फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। वर ट्राइड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर बम कांड में इनको अपराधी माना गया और इनके खिलाफ मुकदमा चला और इनको हैंग कर दिया गया। ये नए नए नवयुवक जो है अपने देश के प्रति इतना जोश था कि प्राणों की बाजी लगाने में इनको कोई अपना परवाह नहीं था। फांसी का फंदा चूम करके वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ खुशी खुशी जो अपने प्राणों की बलि दे दी। अगर पूरे भारतीय लोगों ने इस चीजों का सही से विरोध किया होता तो ऐसा ना होता। चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर इन इलाहाबाद। यहाँ गलत लिखा, किल्ड, मारे गए नहीं, उन्होंने तो खुद अपने को मारे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब बैठे थे, हाँ, तो उनको उन्हीं के विश्वास पात्र में से एक जाकर के पुलिसों को सूचना दे दी कि अकेले वहाँ पे हैं। पुलिस लोगों ने घेर लिया, फायरिंग हुई। इनके पास रिवाल्वर में मात्र 6 गोलियां थी, 5 से इन्होंने 5 को मारा और लास्ट अपना बोले हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। द मोस्ट डेयरिंग ऑफ द रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी इन इंडिया वाज परहैप्स द अटैक ऑन द आर्मोरी एट चित्तागोंग बाय सूरसेन। कह रहा है कि मोस्ट डेयरिंग मतलब सबसे साहसपूर्ण क्रांतिकारी कदम था अटैक ऑन द आर्मोरी। आर्मोरी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जहां पे अस्त्र शस्त्र उनके होते हैं, चित्तगोंग में सूरसेन एंड हिज एसोसिएट, उनके सहभागी साथ देने वाले, द प्रीतिलता बेडेगार एंड कल्पना दत्त इन अप्रैल 1930। सूरसेन वाज अरेस्टेड एंड हैंग, उनको भी अरेस्ट किया गया और 1933 में उनको फांसी दे दी गई। यहाँ पे दिखाया गया है मोहन सिंह, बताया था हमने कनाडा में एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन। अच्छा, ये मोहन सिंह ही एक तरह से थे जिन्होंने INA की नींव रखी थी। देखा जाए फिगर INA, शेकिंग हैंड्स विद जापानीज ऑफिसर, ये मोहन सिंह हैं, पगड़ी जो बांधे सरदार वाली ये, और ये जापानीज ऑफिसर है जो पुलिस मिलिट्री फोर्स में दिख रहे हैं, इनसे हाथ मिलाते हुए INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आगे इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ हेलो, द इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921 में। 1921 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, बट क्विट ओवर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेकिन बाद में ये अलग हो गए क्योंकि इनकी विचारधारा और गांधी की विचारधारा, पहले गांधी जी को बहुत मानते थे, बापू इन्होंने ही गांधी जी को दिया था नाम, समझे, महात्मा जो है, हाँ। लेकिन बाद में उनसे विचारों से सहमत नहीं हुए और मतभेद हो गया और अलग हो गए पार्टी से। 2 बार ये अध्यक्ष भी बने थे नेशनल कांग्रेस के, और उन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अंडरलाइन कर लीजिएगा 1939 में इन्होंने किया। When the Second World War broke out, the British kept him under house arrest. उनको कोलकाता में अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नजरबंद जिसको कहते हैं। एंड कंसिडरिंग हिम अ डेंजरस रिवोल्यूशनरी, और उनके ऊपर एक खतरनाक क्रांतिकारी का आरोप लगाया गया। जैसे आज हम कहते हैं कि आतंकवादी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसे क्रांतिकारी। 1941 बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, इनका एक विश्वास पात्र इनसे मिलने गया, मुस्लिम था, और वो उसकी जगह पे उसका भेष बदल करके ये बाहर आ गए और जेल में वो रह गया। इसके भारत से बचते हुए ये चाइना और होते हुए जापान पहुंचे। इन टोक्यो ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर हुए। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले मोहन सिंह हैं।
इसको याद रख लीजिएगा। होता है सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको स्थापना फाउंडेड किया था, नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी को मोहन सिंह जो है बनाए थे और उसके लीडर बने। बाद में इनको उसका नायक बनाया गया, कमांडर बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को। गेव स्लोगन दिल्ली चलो एंड जय हिंद, वहीं से नारा दिया इन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, which became the source of inspiration the आज़ाद। हाँ, ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो नाम दिया, इसको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी को ही इन्होंने मॉडिफाइड करके एक तरह से आज़ाद हिंद फौज किया। इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले मोहन सिंह, उसके कमांडर ये, और आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस। और द इंडियन नेशनल आर्मी INA, द INA ज्वाइंट द जापानीज फोर्सेस, जापान की फोर्स, चूंकि जापान उस समय मदद कर रहा था किसकी, जर्मनी की, हिटलर की, इटली भी था उसके साथ। वो तो बाद में जब 1945 में 6 अगस्त को बमबारी हुई तो जापान बिल्कुल हार मान लिया और एलाइड ग्रुप की हार हुई, सेंट्रल पावर की जिसको हम कह सकते हैं, हिटलर और ये सब। एडवांस टुवर्ड इंडिया बाया बर्मा, जापानीज फोर्सेस एंड एडवांस टुवर्ड्स इंडिया बाया बर्मा, मतलब जापान के फोर्सों के साथ मिल करके ये बर्मा के रास्ते भारत पहुंचे। दे प्लांटेड द इंडियन फ्लैग एट मोरांग इन मणिपुर, मणिपुर के मोरांग में भारतीय झंडा जो है फहरा दिया गया। However, the defeat of Japan Second World War in 1945 forced the INA to abandon its plan. लेकिन जब 1945 में जापान की हार हुई, उसी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी का भी ये प्लान जो है फेल हो गया एक तरह से, क्योंकि जापान की फौज साथ दे रही थी, वो खुद ही सरेंडर हो गई। Analyzing sources of history, here follows an extract from Gandhiji famous speech on the eve of the Quit India movement in August 1942. क्या दिया था? Here is a mantra, a short one that I give you. एक छोटा सा मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, you may imprint it on your heart, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर इसको छाप लो। And let every breath of yours, अपने प्रत्येक सांसों में इसको give expression, the mantra do or die. We shall either free India or die in the attempt. या तो हम भारत को आजाद करा के रहेंगे या तो मर जाएंगे। We shall not live to see the perpetuation of our slavery. हम अपनी दास्ता, अपनी गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। Every true congressman or women, प्रत्येक जो है कांग्रेसमैन जो सच्चे थे, महिलाएं, join the struggle with an inflexible determination not to remain alive to see the country in bondage and slavery. वास्तविक रूप से वो सच्चे मन से कि हम जिंदा नहीं रहेंगे भारत की दुर्दशा को देखने के लिए, बॉन्डेज मतलब बंधवा गुलाम भारत को। Let that be your pledge. Let every man and woman live every moment of his or her life there are hereafter in the consciousness that he or she eats or lives for achieving freedom and will die if need be to attain that goal. Who are the people addressed by Gandhi ji? Who are the people addressed by Gandhi ji? कौन लोग थे जिसको गांधी जी एड्रेस कर रहे थे? यहाँ की जनता, एक तरह से इंडियन को, कांग्रेसमैन एंड अदर्स। व्हाट डज ही वांट टू टेल देम, क्या बताना चाहते थे कि अपने अंदर एक बिल्कुल नेशनल फीलिंग की बात आ जाए, आई, देश के लिए बिल्कुल लड़ मर करने के लिए तो उतारू हो जाओ कि या तो हम देश को आज़ाद करा के रहेंगे या फिर अपने प्राणों को दे देंगे। तो ये है आपका अगला पॉइंट है अवेकनिंग टू फ्रीडम, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन, एक तरह से कैबिनेट मिशन आयोग एक तरफ बना आज़ादी की तरफ। 1946 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, सेंट 3 मेंबर कैबिनेट मिशन टू इंडिया,
क्या भेजा? 3 सदस्यीय कैबिनेट आयोग इंडिया भेजा। होल्ड टॉक विद द इंडियन लीडर, भारतीय लीडरों से बात करने के लिए। सेटल द टर्म टू ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए। दिस मिशन कंसिस्टेड ऑफ लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अंडरलाइन नाम। दूसरा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग उसके सदस्य बनाए गए। द कैबिनेट मिशन प्रपोज नंबर 1, इंडिया बी आ फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। क्या है? उन्होंने कहा कि इंडिया एक फेडरेशन के रूप में काम करे, एक संघीय ढांचा यूनियन, और उसके साथ राज्य और प्रिंसली स्टेट, तीनों को, ये तीनों को आज़ाद इन्होंने अलग अलग किया था एक तरह से। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है प्रिंसली स्टेट और सारे प्रोविंस भारत का अंग बने। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा कंसिस्टिंग ऑफ 389 मेंबर्स, बाद में 392 मेंबर उसके बने। फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बनाई गई भारतीय संविधान को बनाने के लिए। एन अंतरिम, इंटरिम बोलते, इंटरिम गवर्नमेंट वाज सेट अप एट द सेंटर टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। एक अंतरिम सरकार बनाई गई, किसके लिए? जब तक कि संविधान न बन जाए तब तक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, दो इट सजेस्टेड सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। कैबिनेट मिशन जो था उसने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, उसने नहीं माना। हाँ, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को ऑटोनॉमी मतलब एक स्वशासन के रूप में माना, लेकिन पार्टीशन तो बाद में हुआ हमारे लीडरों की वजह से। यहाँ पे दिया गया है जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अली जिन्ना, 1942 की सीन है। इधर कोट सूट वाला जिन्ना और इधर जवाहर। जिन्ना भी ऐसे ही था, बिल्कुल सेम, दोनों एक जैसे थे। इसमें भी जैसे ब्रिटिश खून बह रहा हो। Till the early 1920s, relation between the Muslim League and the Congress were cordial. क्या हुआ? अर्ली 1920s के शुरू में मुस्लिम लीग और भारत के बीच जो संबंध था, भारत का मतलब कांग्रेस के बीच थोड़ा सा सुधार आया था। बट दे बिगेन टू हैव सीरियस डिफरेंसेस 1930, लेकिन 1930 तक उन दोनों के बीच में काफ़ी गंभीर अंतर आ चुके थे। लेड बाई मोहम्मद अली जिन्ना, द मुस्लिम लीग, उस समय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। आर्टिकुलेटेड द 2 नेशन थ्योरी, क्या उसने प्रपोज किया? 2 राष्ट्र थ्योरी, मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र और एक हिंदू। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हिंदूज एंड द मुस्लिम वर नॉट मेरली 2 सेपरेट रिलीजन, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, दोनों अलग समुदाय और अलग धर्म के लोग हैं। बट वर आल्सो कल्चरली एंड रेसली, केवल धर्म ही नहीं, केवल समुदाय नहीं, उनका संस्कृत और उनका वर्ण भी अलग है। इस तरह से 2 राष्ट्र थ्योरी उन्होंने दिया। एक इस मुस्लिम वर्ग के लोग, द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। दिस वाज डन टू reiterate their demand for the state of Pakistan। 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में आया एक तरह से ये दिन जो है, और पाकिस्तान की मांग रखा। हिंदू मुस्लिम राइट्स ब्रोक, हिंदू मुस्लिम राइट्स मतलब एक तरह से क्रांति। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है दंगा हो गया। कलकत्ता, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपुल। कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को जो लोग देखते थे फिर दिए तलवार मार काट एक जैसे पाते थे, हजारों लोग मारे गए। रायोट स्प्रेड द अदर पार्ट्स, और जो ये संघर्ष था भारत के दूसरे भी भाग में फैला। इन सितंबर 1946 एंड इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू, भारत में जो
1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, उसके नेतृत्व नेहरू कर रहे थे बाई द कांग्रेस के द्वारा। उनका नेतृत्व नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर उस समय एक तरह से बनाए गए थे अंतरिम। द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंतरिम गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। बट पार्टीज कुड नो लॉन्गर को एग्जिस्ट, लेकिन ये दोनों पार्टियां ज़्यादा समय तक एक साथ को एग्जिस्ट मतलब एक साथ रहना नहीं रह सकी। नेक्स्ट पेज पर, मुस्लिम लीग आल्सो बाइकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो इनके मेंबर थे वो बाइकॉट कर दिए, निकल गए। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली began its work of drafting a constitution for India in December 1946। फिलहाल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, प्रारूप सभा जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर बनाए गए थे, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थोड़े दिन के लिए बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। With the Dr. Rajendra Prasad as its president in February 1947, the प्राइम मिनिस्टर वहाँ के क्लेमेंट एटली, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट पावर वुड बी ट्रांसफर टू इंडियंस बाई जून। उन्होंने अनाउंस किया कि जून 1948 तक जो है इंडियंस को पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हो जाएगा। द मुस्लिम लीग सून स्टार्टेड। वैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा हो, उन्होंने वो दिया नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग सून स्टार्टेड एन एजिटेशन फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और मुस्लिम लीग जो है शीघ्र ही शुरू कर दिया भारत के बंटवारे के लिए अपना विरोध, धरना प्रदर्शन जो भी है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन अंतिम वायसराय जो बना के भेजा गया, who became the viceroy in March 1947, उनको उसी प्रपोजल के साथ भेजा गया था। यहाँ दिया गया है देखिए, लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन मतलब दोनों पति पत्नी हैं, और यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना सेंटर में खड़े हैं। तो इधर लेडी माउंटबेटन और इधर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड देखिए यंग दिख रहे हैं, और जिन्ना उस समय चेहरा कुछ ओल्ड टाइप के। आगे, द मुस्लिम लीग सून held discussion with Indians leaders and came to the conclusion that partition alone could solve the Indian problem। अंत में जब ये आए तो बाद में यही निर्णय हुआ कि केवल पार्टीशन ही एक ऐसा रास्ता रह गया है बंटवारा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऑन 3 जून 1947 ही अनाउंस द प्लान फॉर पार्टीशन। 3 जून 1947 को इन्होंने पार्टीशन की योजना को घोषित किया। इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान और इंडिया। 2 स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड ईच ड्रॉ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों स्टेट जो है अपने अपने संविधान को बनाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन टू चॉइस। उन्होंने प्रिंसली स्टेट जो थे, जो नवाब और राजाओं का था, उनको अपना चॉइस दे दिया कि या तो पाकिस्तान में जाएं या भारत में रहें या स्वतंत्र रह सकते हैं। मीन्स ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंस, या स्वतंत्र रह सकते हैं। अ बाउंड्री कमीशन वाज अपॉइंटेड। सीमा निर्धारण आयोग निर्धारित किया गया। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन व्हाट वाज टू बी पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। भारत का कौन हिस्सा होगा और इंडिया पाकिस्तान का क्या हिस्सा होगा। विद दिस अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया द कम्युनल हैटेड रीच एन अलार्मिंग इंटेंसिटी। और इस अनाउंसमेंट के साथ, इस घोषणा के साथ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, भारतीयों के दिल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, बहुत गहरा असर पड़ा, और एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा सब कुछ जो है टूट गया। रिजल्टिंग इन एरसोन स्टेबिंग एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट। निर्दोष लोग मारे गए। लूटिंग एंड बर्निंग ऑफ हाउसेस। उनके घरों को जला दिया गया, लूट लिया गया।
मिलियंस ऑफ पीपुल वर फोर्स टू फ्ली, करोड़ों लोगों को, एक तरह से लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। होमलैंड, जमीन जायदाद जिनकी भारत में थी, पाकिस्तान जाने के लिए हुआ। मुस्लिम, दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, और आज भी वो न भारत के रह गए न पाकिस्तान के रह गए, रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में हैं इन दियर ओन लैंड। दस इंडिया अवोक टू फ्रीडम बट अ ग्रेट कॉस्ट। इस तरह से भारत आज़ादी को तो पाया, लेकिन बड़ी कीमत चुका करके, देश को बांट करके। लेकिन थोड़ा सा आपसी समझ अगर हुआ होता नेहरू और जिन्ना के बीच में, नेहरू अपनी जिद पकड़ के वो प्रधानमंत्री का पद चाहते थे कि कोई और न ले जाए। द टर्म पाकिस्तान विच लिटरली मीन्स लैंड ऑफ द प्योर, पाकिस्तान का मतलब है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि प्योर, मतलब शुद्धता की धरती, वाज ओरिजिनली क्वाइंड इन 1933 बाई चौधरी रहमत अली। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये नाम जो सुझाया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में, जबकि आज सबसे इम्प्योर लैंड है। पाकिस्तान मूवमेंट एक्टिविस्ट, जो पाकिस्तान आंदोलन के सक्रिय लीडर थे, इन हिज पम्पलेट टाइटल नाउ आर नेवर, अब या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, जैसे कहते नहीं अभी मिलेगा तो फिर नहीं, कभी नहीं। ही कॉल इट पाकिस्तान यूजिंग इट एज एन एक्रोनिम ऑफ द 5 नॉर्दर्न रेन, क्या 5 नॉर्दर्न रेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंसेस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान, इसको लेकर के द लेटर आई वाज इनकॉर्पोरेटेड टू ईज प्रोनाउंसिएशन। तो ये चैप्टर आपका था, इसको पढ़िएगा। यहाँ नीचे व्लादिमीर लेनिन के बारे में दिया गया है। द टायरेनिकल जारिस्ट, the tyrannical Tsarist regime came to an end in Russia after 2 revolution in 1917। 1917 में, आप क्लास 9th में रशियन रिवोल्यूशन में पढ़ोगे, 2 रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे जारिस्ट रूल खत्म हो गया, वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवोल्यूशन, अ प्रोविंशियल नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अंडर अलेक्जेंडर Rensky replaced the Tsar। On November 7, the Bolshevik Party led by Vladimir Lenin, 7 नवंबर जो वहाँ पे अक्टूबर क्रांति और उसके नाम से हम जानते हैं, बाद में वहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी। ओवरथ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकी और पावर को अपने हाथ में लिया। बाद में बोल्शेविक, ये व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक एम्ब्रेस्ड आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म, द सक्सेस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशलिज्म। तो ये आपका वीडियो आज यहाँ ही, क्वेश्चन आंसर आप लोग करिएगा, जो चीज़ें ना समझ में आएगी उसको बताया जाए। इसे ध्यान से अगर आप चारों वीडियो को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे बुक सहित, तो कोई भी क्वेश्चन शायद आपके समझ में ऐसा ना रहे जो ना आए। हमने देखे बीच बीच में आंसर के रूप में भी समझाया है, तो फिलहाल अच्छे से करिए आप लोग। जैसे यहाँ पे है द आर्म एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेशर, जान ही रहे हो इसका क्या आंसर होगा। 18 में सब आया था, लेकिन 1898 है कि 1878 है, 18 सारी बुक में है पॉइंट, आप खुद करने का प्रयास करिए, नहीं तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। हर चीज़ अगर आपको मिल जाएगा तो आप दोबारा उसको देखने का प्रयास नहीं करेंगे। कम से कम इसी बहाना आप खोजेंगे, तो मैं इसीलिए खुद कहता हूं करने के लिए, समझाया गया पढ़िए और आप खोजेंगे, समझेंगे, और अगर समझ में आया होगा तो आप बिना खोजे कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आप अपना सब्जेक्ट सिलेबस तैयार करिए प्री बोर्ड के लिए, पीरियडिक टेस्ट के लिए, और कंप्लीट करिए जितना चैप्टर पढ़ा दिया गया। हिस्ट्री में केवल एक चैप्टर बच रहा आपका पूरा एसएसटी सिलेबस में, फिर रिवीजन करूंगा, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर सबका कंप्लीट मिलना चाहिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे बेटा? हेलो
हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? हाँ, चैप्टर नंबर 8 का कौन सा आंसर बोलो? आंसर तो बेटा इसका तो मैंने वीडियो दिया था आपको। चैप्टर 8 के आंसर से रिलेटेड हमने एक वीडियो लास्ट दिन जो बनाया था, बोला केवल आज आंसर समझा रहे हैं। हाँ बोलो कौन सा? What led the reformers to organize social reform movement for women in the 19th century India? मतलब 19th सेंचुरी इंडिया में हमारे जो समाज सुधारक थे, टू ऑर्गेनाइज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फॉर, महिलाओं के लिए समाज सुधार आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चीजें दी, मतलब उनको क्या मिला जिसके वजह से इन लोगों ने, या क्या देखा कि जिससे ये महिलाओं के लिए जो है, तो महिलाओं की दयनीय स्थिति, समझे ना? इसमें है द चेंज इन द पोजीशन ऑफ वीमेन, या एफर्ट्स टू चेंज, महिलाओं की जो स्थिति दयनीय थी समाज में, उनका सोसाइटी में क्या था, एक बुरी कंडीशन थी। परिवार में उनको केवल, जैसे यहाँ पे है prevailing attitude toward religious society, women became the central concern. The report, the first several, the western education, many educated women like, तो ताराबाई सिंधे यहाँ पे है, जैसे आप इसके पहले पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है वीमेन इन द 18th सेंचुरी में, कि जो इन्फेंटिसाइड, पोलोगैमी एंड बारबरिक प्रैक्टिस, सती सिस्टम और विडो, ये सब कंडीशन को देखकर महिलाओं की दयनीय स्थिति जो, इस सब से उनको एजुकेशन ना मिलना, परिवार में उनको अहमति ना मिलना, जिसको हम कह सकते हैं जो पुरुषों को मिलता था, तो ये सारे कंडीशंस मिल करके जो है हमारे समाज सुधारकों के लिए एक रीजन मिला, एक फैक्टर मिला, जिससे कि इनके लिए वो आंदोलन छेड़े। समझे ना? हाँ, तो इसी रिलेटेड आप बनाएंगे आंसर। ओके बेटा, हाँ पॉइंट वाइज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये चीजें आप समझिए, पढ़िए, और भी लोग अपनी बात रखें जिनको नहीं समझ में आता, सब बोलते यस सर, और किसको आता किसको नहीं। वीडियो दी जा रही है, पढ़िए, देखते हैं कि बस 10-12 लोग कल देखे थे, केवल 15-17 लोग लाइक किए थे, नहीं थे, मतलब लाइक नहीं, केवल देखे थे। तो देखने से काम नहीं होगा, उसको आप पढ़िए, आपके लिए दिया जा रहा है। आपको ये बना के क्यों हम भेज रहे हैं, जिससे कि आप बैठ करके घर पे थोड़ा समय लेकर के पढ़िए उसको। बेटा आप तो देखिए, आप कुछ लोगों की बात नहीं है, आप जैसे लोग तो देखोगे, क्योंकि आप समझदार हो, आप तो पढ़ भी रहे हो, आप तो क्लास भी ले रहे हो, और भी लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन वही 10-12 लोग ना, बाकी और लोग जो हैं उनके लिए भी तो चीज दी जा रही है, उनको भी पढ़ना चाहिए। और सब लोग जुड़ते भी नहीं है, जबकि हम लिखते भी हैं, इतना कोई लिखता भी नहीं होगा, क्यों नहीं जुड़ रहे, बस पढ़ा के फुर्सत। यहाँ तो देख रहे हो पीछे पड़े रहते हैं आपके सबके, कि काम करिए, वर्क करिए, तैयारी करिए, अच्छे से काम लिखिए। भाई क्या जरूरत, हमको ही क्या गरज पड़ी बताइए, लेकिन नहीं। और ठीक है, अच्छे से आप पढ़िए, तैयारी करिए, सबके लिए मैसेज है ये। और अच्छे से वीडियो को देखिए, बनाइए, करिए। जो चैप्टर नहीं समझ में आए पुनः आप पूछिएगा, रिवीजन भी होगा। आप एक चैप्टर और बच्चा कंप्लीट कर दूं उसको भी, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर सब लोग ढूंढिए, सब करिए। ओके, ठीक, ओके बेटा, वेलकम।